बच्चा एंटर हो रहा है मनहावैस। राइट जी, सो आज हम टॉपिकल कर रहे हैं और आपके ग्रुप में मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है। अभी मैं फिलहाल इसको बंद कर रहा हूँ और आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है A1 वाला वो खोल के हम स्टार्ट करते हैं। somebody else is joining us, शेख शहरियार जी। तो यहाँ पे कहीं मैंने रखे हुए थे, कहाँ पे, मैं व्हाट्सएप से ही निकाल रहा हूँ तो वही बेहतर रहेगा। आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली मैंने कहाँ रखे हुए हैं। आपके किसी के एग्जाम प्रेप ग्रुप से निकाल लेते हैं इसको। मॉडल एस, हाँ इधर से मिल जाएंगे हमें। ये डॉक्यूमेंट है जी, इसके एंड पे आपके सारे आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस हैं 2210 पेज पे, सॉरी। और फिर उसके बाद काफ़ी सारे ईयरली दिए हुए हैं, तो इस डॉक्यूमेंट में आपको सारा कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। सो वेयर इज इट, हैज इट ओपन्ड? अच्छा अभी खुल रहा है, बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेट्स वेट। तो आज मैं आपको मैक्रो का पहला यूनिट ADAS, उसके चंद क्वेश्चंस हैं 18-19, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके भी इस तरह के कुछ 10-12 क्वेश्चंस हैं। ये दोनों आज हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर लें, 35 तक क्वेश्चन करने की कोशिश होगी, बिकॉज सारी बात है एक्सप्लेन करना पड़ता है, बच्चों ने खुद भी सॉल्व करवाएं, बच्चों से भी करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा टाइम लगेगा। लेट मी जस्ट वेट फॉर दिस डॉक्यूमेंट टू डाउनलोड। ठीक है, मुझे ना आप 9:45 के करीब बता देना, उस पर चले जाएंगे। या बड़ा स्लो हो रहा है यार, ये तो नेट भी ठीक चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, लेट्स वेट। ऑलमोस्ट है। हाँ जी, हो गया डाउनलोड, और उतनी देर में एक बच्चे को एंट्री दे दें। अस्सलाम वालेकुम फासिया, आप कहाँ गायब थे? और पेपर्स हो रहे थे बेटे? हाँ आई कैन इमेजिन, आप तो बड़े रेगुलर बच्चे हो, तो दैट मस्ट हैव बीन द रीजन। जी ये आ गया हमारा डाउनलोड, इसको मैं एहतियातन सेव भी कर देता हूँ फिलहाल, डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ, या चलो इसके अंदर डाल देता हूँ पेपर्स वाले में, ठीक हो गया। राइट जी, सो मैं आपको आज मैक्रो के टॉपिकल स्टार्ट करवा रहा हूँ, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे यूनिट्स नए ऐड हुए हैं, सो आई डोंट वांट यू टू वरी। ओ जवाबों पे मैं चला गया हूँ, बहुत आगे चला गया हूँ जी। जस्ट अ मोमेंट, ऑलमोस्ट देयर। यस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पहला आपका यूनिट है मैक्रो का, और काफ़ी आसान है, बस कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं, तो मैंने कहा था पहले इसको ज़रा अच्छी तरह आपको करवा लिया जाए। यस, समवेयर हियर स्टार्टिंग जी। टॉपिक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तसल्ली से समझ समझ के कीजिएगा, कंफ्यूजन जितना सिलेबस के बेसिक्स के साथ लगाएंगे उतना आसान होगा MCQ सॉल्व करना। जी बेटे, डायग्राम, जी जी जी। कौन है आप? शाहूद? जयान, आपने नोट्स रिवाइज नहीं किए हुए P2 के लिए? क्या मतलब, आपको हार्ड कॉपी भी दी थी? Cyclical unemployment is when aggregate demand falls due to a recession or slump. पूरे मुल्क की एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से वर्कर्स की डिमांड, क्योंकि डिराइव्ड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होती है, तो वर्कर की डिमांड भी कम हो जाती है, उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, साइक्लिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बिजनेस साइकिल में, रिसेशन में और स्लम्प में आती है। समझ आ गई बेटे, या कोई कंफ्यूजन अभी भी? ओके, ये देखिए, diagram illustrates what happened to aggregate demand and aggregate supply in an economy in a year। मैं कुछ बच्चे को एंटर कर दूं, उप्स उप्स उप्स, हैदर साहब, ठीक है।
ओ गुड थिंग मैं इधर आया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी इसको, या की हुई है सॉरी, की हुई है, ये चल रही है रिकॉर्डिंग या। जी, थोड़ा सा पहले ये मैं रिसोर्सेज कर लिया करूँ तो आसानी हो जाए, मैंने A2 के किए थे, बड़ा आसानी से क्लास हुई थी। चलें जी, एग्रीगेट डिमांड कर्व जी राइट पे शिफ्ट हो रहा है AD टू AD1। व्हाट एक्सप्लेन्स द राइज इन जनरल प्राइस लेवल? ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, प्राइस लेवल बढ़ा। क्या रीजन हो सकती है? ईमान अजीज तसल्ली से सोच के बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज रीड ऑल दी ऑप्शन। इतनी जल्दी नहीं करते ईमान, वेल डन। ए, बूम इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंजम्पशन का इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट हुई। बी, हायर टैक्सेस ऑन कंपनी प्रॉफिट से तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे जाएगी। और रिडक्शन इन गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स में जी का विड्रॉल आएगा, कम इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो लेफ्ट पे शिफ्ट। राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। सो ओनली ए वाज करेक्ट, वेल डन ईमान। नंबर टू, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या, इसमें शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बाहर शिफ्ट हो रहा है, रिवेंटिस के फैक्टर्स। व्हाट कुड कॉज द चेंज इन रियल आउटपुट फ्रॉम Y1 टू Y2? जायान तसल्ली से देखो, रिजेक्ट बड़े आसानी से हो रहे हैं, तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगी। बी या डी बोलिएगा तो बॉल, डेविड, कुछ इस तरह का, बाबर, दाऊद, इस तरह करके बोलिएगा ताकि मुझे पता लगे कौन सा फनेटिक है। फिर वैसे किया ना, बी में समझ तो आगे तुमने सही बोला है, बाबर बोल दो ना, बी एज इन बाबर, ठीक है। अच्छा जी, बी, डिक्रीज इन वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस, उससे क्या होगा? हम जो ऑयल मंगवा रहे थे बाहर से उसकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ए, डिक्रीज इन बैंक लेंडिंग से आपकी कंजम्पशन भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम, एग्रीगेट डिमांड भी कम, उससे सप्लाई का असर नहीं आएगा। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस से लेफ्ट पे शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इंक्रीज इन वेज रेट से भी कॉस्ट बढ़ेगी, लेफ्ट पे शिफ्ट। सो ओनली बी एज इन बाबर वाज द गुड ऑप्शन, वेल डन जायान। लेट्स मूव ऑन, इसको अब मैं दे रहा हूँ, लेट्स से शहरियार खान, तसल्ली से क्वेश्चन नजर आ रहा है, समझ आ रहे हैं? इकोनॉमी इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स। The government then introduces a supply side policy which measures supply side policy measure which causes the economy to move to point Z. आप X से Z पे गए हैं, ठीक है। खुद सोचें क्या हुआ है, एग्रीगेट डिमांड किधर शिफ्ट हुआ होगा, एग्रीगेट सप्लाई किधर, वो ऑप्शन ढूंढे। विच सप्लाई साइड पॉलिसी एंड रिएक्शन कुड एक्सप्लेन दिस चेंज? बल्कि आपको जरा ग्राफ बेहतर नजर आ जाए। शरियार आप हैं क्लास में, शरियार खान? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। प्राइवेटाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बेटे प्राइवेटाइजेशन से मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगा, लेकिन आंसर आपका तो गलत है। एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट होना चाहिए। सो हाउ ऑन अर्थ यू चोज दैट ऑप्शन? शरियार लुक एट द क्वेश्चन, आपको थोड़ा मेरे रिवीजन नहीं है। इनकम टैक्स कट करना भी लॉन्ग रन में सप्लाई साइड का मेजर बन जाता है, ठीक है, तो तसल्ली से सोचें, लेकिन फिलहाल एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट देखना उसका। ए ऑप्शन करेक्ट है शरियार, आई डोंट थिंक यू आर एबल टू वर्क इट आउट। कट इन इनकम टैक्स, इससे क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, माइक बंद कर दें। एग्रीगेट डिमांड AD1 पे राइट पे शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वर्कर्स ने लेजर टाइम पसंद करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेफ्ट पे शिफ्ट हुई, जी पे इक्विलिब्रियम बना। शरियार यू गॉट इट या नहीं? नहीं, बहुत गौर से देखना होता है बेटे, वरना ये गलत हो जाते हैं। जी, शरियार आप ही करें ये वाला भी।
गवर्नमेंट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्लियर दी स्क्रीन, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, असल में ना ये मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ खोला हुआ है, इसलिए ये बहुत मिसबिहेव कर रहा है, तो इसको मैं सही जगह पे खोल के आपको अभी दिखाता हूँ। अभी के मैंने रखा था यहीं पे। टॉपिकल 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 है, कहाँ रखा है मैंने? फिर भी नहीं है, कहाँ रख दिया है इसको? अच्छा जी, चलें इसको दोबारा एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और डेस्कटॉप पे मैं डाल देता हूँ 59.1। अच्छा, नाम डाउनलोड 59.1 था, तो उधर मौजूद था, तो तसल्ली से इसको वहाँ से उठाते हैं। मैंने सही जगह रखा हुआ था, डाउनलोड 59, ये। हाँ, इसको अब मैं इस पे खोलूँगा तो ज़रा अच्छी स्क्रीन आपको नज़र आएगी और ज़रा ब्राइटर कलर्स एंड क्लियरर इमेज आएगा। जी बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे शायद। पहले मैं यूनिट पे पहुंच जाऊं सही वाले पे, उसके बाद मैं आपको उस पे ले जाता हूँ। माइक्रो चैप्टर, अच्छा माइक्रो चैप्टर 4 है, तो थोड़ा सा और यस डेट। एग्रीगेट डिमांड का पहला हमने किया, दूसरा किया। नंबर 4, ये देखिए जी, अ गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एवरी ईयर। सोचें कौन सी पॉलिसी है। विच डायग्राम शोज द लाइकली इफेक्ट ऑफ दिस इंक्रीज ऑन द इकोनॉमीज लॉन्ग रन आउटपुट एंड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल की वजह से आपको शॉर्ट रन इफेक्ट भी देखना है। शरियार खान, कोशिश करें। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है एजुकेशन पे, शॉर्ट रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, सोच समझ के। और कौन सा डायग्राम ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं ख्याल शरियार मैं करवा देता हूँ, बिकॉज इस तरह बहुत देर लग रही है, आपको नहीं समझ आ रहा। रॉन्ग। सी, बेटे शॉर्ट रन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एग्रीगेट डिमांड पहले बाहर शिफ्ट होगी, लॉन्ग रन में पूरा एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगा। आई कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डन इट विद यू इन द क्लास। तो शरियार क्या हो रहा है, आप बहुत गलत आंसर्स दे रहे हो। तो वेल डन जिसने बताया जी, वेल डन। अब शरियार एक क्वेश्चन आपको आखिरी दे रहा हूं, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और मेरा कॉन्फिडेंस आप पे रिस्टोर हो। डायग्राम शोज, आसान तरीन क्वेश्चन है, एडी कर्व बाहर शिफ्ट हो रहा है, क्यों होगा, तसल्ली से सोच समझ के। शाबाश, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, उसके रिजल्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। दो इंजेक्शंस की वजह से बाहर शिफ्ट होगा। ए में इंपोर्ट ज्यादा करोगे, एक्स माइनस एम वाला पार्ट गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाया, जी का पार्ट लेफ्ट पे शिफ्ट करवाया उसने एग्रीगेट डिमांड को। और अगर ये कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सप्लाई कब शिफ्ट होगा, एडी नहीं होगा। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट, अगेन एक्स माइनस एम, विड्रॉ होगा और एडी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। सिर्फ डी, डेविड ऑप्शन ठीक थी, मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। फाइनली शरियार, वेल डन जी। इसको करें शरियार शेख। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री प्लान्स टू रेज इनकम टैक्स रेट, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स पे है। गवर्नमेंट ने जब इनकम टैक्स का रेट बढ़ाया तो हम कहाँ आ जाएंगे बेटे? शरियार काशिफ आप हैं? डी एज इन डेविड, बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होती है। बिल्कुल सही किया आपने। नंबर 7, आसिया diagram shows short run aggregate supply and demand in an economy where initial equilibrium is at S. What is most likely to cause a movement from S to T?
सोचो कौन सा कर्व शिफ्ट हुआ है, एग्रीगेट डिमांड बस बाय शिफ्ट करना है, तो कोई रीजन इसकी ढूंढ ले। बी या डी हो तो प्लीज फोनेटिक बोलिएगा, आवाज सही नहीं समझ आती क्लास में। मुझे लग रहा था आप यही बोलोगे, गलत है बेटे। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट हो गया, एंड एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी से एग्रीगेट सप्लाई कब बाहर शिफ्ट हो गया। हमने टी पे रुकना है, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है बेटे। फास्ट ट्राई अगेन। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से करो। एग्रीगेट डिमांड के चार हिस्सों को माइंड में रखो, गलती कभी नहीं होगी। बी एज इन बॉल, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुआ। रिडक्शन इन इंपोर्ट से भी एक्स माइनस का इंजेक्शन, एम का इंजेक्शन था, एग्रीगेट डिमांड का ही फैक्टर है। समझ आ गया ना? सो एस टू टी, वेल डन, शाबाश। लेट्स गिव दिस टू हमना। है आज क्लास में या नहीं है? नहीं है। मनहा, हाँ कोई मसला नहीं, मनहा आप कर दो। A government statistical office measured changes in income from employment, pensions and benefits, then subtracted income tax and welfare contributions and adjusted for inflation. What did the final figure represent? आसान है, अगर आप सोच समझ के करेंगे। पहले सारी इनकम्स वेलफेयर वाली जो अपना ये जो ट्रांसफर पेमेंट थी उन समेत किया, फिर उसमें से इनकम टैक्स निकाला, सोचो क्या बचेगा, फिर वेलफेयर कंट्रीब्यूशन निकाली और इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाला। अब क्या बन गई फाइनल फिगर नेशनल इनकम का? सी, चेंजेस इन रियल, रियल मींस इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई, डिस्पोजेबल मींस टैक्स निकल गया, और क्योंकि इसमें वेलफेयर पेमेंट्स हमने निकाल दी थी तो ये सही आपकी नेशनल इनकम बनी, सी ऑप्शन। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? नॉमिनल मींस जस्ट मनी वैल्यू, इन्फ्लेशन नहीं निकली, तो नॉमिनल नेट अर्निंग्स भी गलत, चेंज इन नॉमिनल इनकम ए भी दोनों गलत। चेंजेस इन रियल ग्रॉस अर्निंग्स नहीं, नेट है, हमने टैक्स भी निकाल लिया, डिस्पोजेबल बनाया, जब भी टैक्स निकले इनकम टैक्स डिस्पोजेबल, और इन्फ्लेशन निकले रियल। सब बच्चों को समझ आ गया? गुड। दिस वन आई एम गिविंग टू फैजान इलाही या अब्दुल वहीद आए हुए हैं? नहीं आए शायद, बीटीएससी के बच्चे। जहन में नहीं आ रहा कौन बच्चे। जायान आप कर दो। डायग्राम शोज अ शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, AD2 पे गए। आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से सोचें। रिजेक्ट हो रही हैं बाकी सारी ऑप्शंस। आप लोगों का मैक्रो वीक है, नजर आ रहा है। जयान नहीं समझ आया? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आप कर दो बेटे। ए, फॉल इन बजट सरप्लस। फॉल इन बजट सरप्लस मींस गवर्नमेंट थोड़ी सी एक्सपेंशनरी पॉलिसी कर रही है। सरप्लस कब था? टैक्स बहुत ले रहे थे, रेवेन्यू बहुत था, स्पेंडिंग कम कर रहे थे। अब स्पेंडिंग कुछ बढ़ाई होगी, टैक्सेस कुछ कम की होंगी, तो इसलिए बजट सरप्लस कम हुआ। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी AD 82 पे शिफ्ट हुआ। ट्रेड सरप्लस फॉल होने से तो आपका एक्स माइनस एम गिरता, AD लेफ्ट पे शिफ्ट होता। राइज इन इम्पोर्ट से भी एक्स माइनस एम कम होता, AD सॉरी लेफ्ट पे शिफ्ट होता। ठीक है। कोई बच्चा आ रहा था तो उनको मैं जरा एंट्री देना चाह रहा था। ये है शाहूद अंजुरवा, बड़े लेट आ रहे हैं। राइट जी, तो ये चक्कर। उसके बाद राइज इन इंपोर्ट से भी एक्स माइनस एम गिरता, AD लेफ्ट पे शिफ्ट होता। राइज इन इंटरेस्ट रेट से भी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हमारा पूरा एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम होने से। बच्चों मैं खुद ही करवाता हूँ, इसमें ज़रा देर लग रही है मैक्रो में हमें। ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि क्या है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह कर लेते हैं। द टेबल शोज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड नेशनल आउटपुट एट करंट प्राइसेस।
करंट प्राइस मींस नॉमिनल जीडीपी, नेशनल आउटपुट एट करंट प्राइसेस। सीपीआई, जिससे हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड व्हेन 2015 इज, जी बेटे, ओके ओके, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड व्हेन 2015 इज कंपेयर्ड विद 2014। अब आपने कंपेयर करना है, इन्फ्लेशन कितनी हुई है 100 से 120, 20%, 20 ओवर 100 इंटू 100। नेशनल आउटपुट नॉमिनल वाली करंट प्राइसेस पे कितनी बढ़ी है 10%, 10 ओवर 100 इंटू 100, चेंज ओवर ओरिजिनल इंटू 100। तो क्या तेजी से बढ़ा है, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ी है, नेशनल आउटपुट स्लो बढ़ी है, मींस रियल नेशनल आउटपुट इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कम हो गई है। कहो तो फॉर्मूला के थ्रू भी आपको ये करवा दूं, सी ऑप्शन ठीक है, मुझे बताएं फॉर्मूला के थ्रू करवा दूं। सबको क्लियर है, चलें जी। अब देखें, अच्छा जी, शाहूद, बिटवीन, नहीं नहीं मैं खुद ही करवा रहा हूँ, टाइम बहुत लग रहा था, सॉरी। बिटवीन जून एंड एंड ऑफ जुलाई 16, यूके पाउंड स्टर्लिंग depreciated by 11% against a basket of currencies of यूके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। यूके पाउंड अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट 11% डेप्रिशिएट हुआ। The diagram shows the original AD curve AD1, original AS curve AS1 for the UK economy before June 16. Equilibrium was at X. What will be the new equilibrium for UK economy as a result of depreciation of pound? Pound depreciate होने से export सस्ती, imports महंगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे होने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्स से हम ए पे आएंगे। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। पहले डेप्रीसिएशन से एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स में इंजेक्शन आया, जिसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व एक्स से इधर शिफ्ट हो गया। और फिर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी, रॉ मटेरियल महंगे होने से, डिप्रिसिएशन की वजह से हमारा ए एस लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, ए पे हम आ गए। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम? ओके, how can a change in consumption that increases unemployment be illustrated on an aggregate demand and aggregate supply diagram? कंजम्पशन में चेंज हुआ है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन कम हुई होगी। तो अफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा है, पूरा कर्व इनवर्ड लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास सी और डी ऑप्शंस बन गई। एग्रीगेट सप्लाई कर्व का ये फैक्टर नहीं है, कंजम्पशन ऑन द कर्व, जब एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, मूवमेंट डाउन द सप्लाई कर्व आएगी। बना के दिखा दूं बच्चों या क्लियर है? एनीवन हु स्ट्रगलिंग प्लीज खुल के बता दें। Okay, I don't know why I feel some kids are not asking. पता नहीं क्यों लग रहा है। Let's see जी। What is assumed to be constant when drawing an aggregate demand curve? अच्छा क्वेश्चन है। मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे क्यों स्लोप करता है? तीन रीजंस। पहला है जी रियल इनकम या वेल्थ इफेक्ट। जब प्राइस लेवल गिरता है तो लोगों के जो मनी बैलेंसेस हैं वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते हैं, इसलिए कंजम्पशन बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे स्लोप होता है, प्राइस लेवल कम होने से कंजम्पशन ऑन द कर्व ज़्यादा होती है, ऑन द कर्व मूवमेंट। फिर जी दूसरा इफेक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट। एक्सपोर्ट सस्ती होती हैं प्राइस लेवल गिरने से, इंपोर्ट्स महंगी होती हैं, जिसकी वजह से जब भी प्राइस लेवल गिरता है हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्सटेंशन आती है ऑन द कर्व, शिफ्ट नहीं होता प्राइस लेवल चेंज की वजह से। ठीक है, तो आखिरी चीज जी, जब प्राइस लेवल गिरता है, वाइस वर्सा इज ट्रू एज वेल, जब प्राइस लेवल गिरता है तो इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, क्योंकि डिमांड फॉर लोन्स गिर जाती है, लोग खुद खरीद लेते हैं चीज़ें, उनके पैसे, परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से, तो फर्म, बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। इसलिए बी इंटरेस्ट रेट तो ऑन द कर्व मूवमेंट करेगा, रिजेक्टेड। लेवल एम्प्लॉयमेंट हम नीचे रियल जीडीपी पे दिखा देंगे, लाइन पे, क्वांटिटी वाली लाइन पे, वो भी रिजेक्टेड। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू एडी का हिस्सा है। मनी सप्लाई एक एक्सटर्नल फैक्टर था जिसको हमने कांस्टेंट किया। समझ आ गई बात? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी को मसला और दोबारा पूछ ले प्लीज। श्योर मेरा बेटा। देखो इसको, क्या कांस्टेंट कर रहे हैं हम प्राइस लेवल को तो हिलने दे रहे हैं ना, ताकि एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हुए हम दिखा सकें प्राइस लेवल कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड में एक्सटेंशन हुई, बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्शन आई।
तो मनी सप्लाई अगर मुल्क में बढ़े तो पूरा एग्रीगेट डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट हो जाता है, कम हो तो अंदर शिफ्ट हो जाता है। इंटरेस्ट रेट्स, प्राइस लेवल, अगर वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ता है, इधर वो पूछ रहे हैं क्या हम कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट इफेक्ट इसका हिस्सा है, यानी प्राइस लेवल कम हुआ, लोग खुद ही चीजें खरीद सके, उन्होंने लोन्स बैंक से कम लिए, बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किए, एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट आई। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी लोगों की प्राइस लेवल कम होने से शॉपिंग ज्यादा की, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिला ऑन द कर्व। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नीचे रियल जीडीपी की लाइन पे नजर आ गया ऑन द कर्व मूवमेंट। सिर्फ मनी सप्लाई शिफ्ट करेगा, इसको हम कांस्टेंट नहीं करेंगे, ये सिट्रस पैरेबस का फैक्टर, ये इसको कांस्टेंट करेंगे क्योंकि सिट्रस पैरेबस का फैक्टर है। अब समझ आया बच्चों? ओके, ले आगे और क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। ओह, या डायग्राम शोज ओरिजिनल एडी एंड ओरिजिनल एएस, दोनों कर्व दिखा दिए इक्विलिब्रियम एक्स पे। एएस एएस2 पे शिफ्ट हुआ है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, एग्रीगेट सप्लाई। रिवेंटस का कोई फैक्टर कोई बचा कर दो, रिवेंटस का फैक्टर ढूंढिएगा या उससे मिलता जुलता कुछ भी आपको जो नजर आए। सी, एन इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइसेस, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सबको क्लियर है? Good. Number 15. In February 16, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, urged major economies such as US and Japan to increase government spending. इसको करें, let's say, Oluche, how would this affect the aggregate demand curve in these countries? Simply, OECD ने कहा है आप लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएं, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या करेगा बेटे? थोड़ा सा आपको बता दूं, मूवमेंट अलोंग प्राइस लेवल चेंज से है, मूव टू द लेफ्ट और राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। Anusha, you're there in the class? I guess not. इसको कर दें, कोई और बचा कर दे, फिर मैं टाइम जरा बचाना चाह रहा हूँ। दी शरियार खान, तुम क्या कर रहे हो मेरा बेटा? आई एम रियली, हाँ, किसने बोला था? किसने बोला था? अलोंग द कर्व प्राइस लेवल चेंज से होता है, वो थ्री इफेक्ट्स जो मैंने समझाए उनकी वजह से। अब तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आया है, पूरा कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। डी, डेविड, मूव टू द राइट ऑफ जी। नहीं, किसी बच्चे ने ये बताया ना, या ये मैं कह रहा हूँ डी करेक्ट है जी। टॉपिक टू, सॉरी शरियार, मुझे लगा था आपकी आवाज है। विच सप्लाईज, सेकंड का टॉपिक है बहुत, ये आप लोग सही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आपकी बेहतर ग्रिप थी। Which supply side measure is most likely to produce short run growth in countries aggregate supply? इसको मैं नाम नहीं ले रहा, जुर्वा चले आप कर दें इसको। सप्लाई साइड मेजर ढूंढना है और एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में ग्रो करें, शॉर्ट रन में। जुर्वा आप क्लास में हैं? अच्छा, फिर मैं ही कर दे, आप हैं क्लास में, हाँ कर दें बेटी, शाबाश। सोचें कौन सी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करती है और कौन सी इमीडिएटली अफेक्ट आ सकता है, जो जल्दी की जा सकती है। नो, प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक यूटिलिटीज, बिजली गैस हर चीज को प्राइवेट कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा बेटे? ए है ईजिंग ऑफ कंट्रोल ऑन इमिग्रेशन, आज वीजा आसान कर दो, इमिग्रेंट लेबर आ गई, आपका एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट हो गया।
एजुकेशन 15-20 साल बाद रिजल्ट आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटलीस्ट 5-7 ईयर्स, प्राइवेटाइजेशन में इवन टेक 10 ईयर्स। जरूरत समझ आ गया? आपने बड़ा इजी वाला पहला वाला मिस कर दिया। गॉट इट? ओके। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलिसी? जुर्वा आप दोबारा करो। रिस्टोर योर कॉन्फिडेंस, शाबाश। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, कौन सी पॉलिसी है? बेटे आप क्लास में हो? एक बड़ा आसान क्वेश्चन है, तुम रोज मुझसे पूछती रहती हो, बताओ शाबाश। शाबाश, बी एज इन बॉल, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। शाबाश। चलिए जी। न्यूली बिल्ट पब्लिक सेक्टर engineering training college received poor inspection reports. The government ceased to pay the college the money that it had usually received as an annual grant. स्टोरी बताई। which type of government policy does this statement imply? तसल्ली से देखिएगा सब बच्चे। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कॉलेज था फॉर पुअर, ये कौन सी पॉलिसी है? फिजिकल, मॉनेटरी या सप्लाई साइड? ट्रेनिंग। वेरी गुड। फिर गवर्नमेंट जो उनको पैसे देती थी, ये कौन सी पॉलिसी थी? यस, फिजिकल एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज, ऑप्शन बी एज इन बॉल। दोनों इकट्ठे मेजर हो रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी फिजिकल तो लाजमी है, लेकिन किस चीज पे स्पेंड कर रहे हैं उससे लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ रही है तो वो सप्लाई साइड भी है। सबको समझ आ गया? ये थोड़ा सा एक माइंड में क्लैरिटी लाएं। किसी को ना कंफ्यूजन हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले प्लीज। ओके। शाहूद बेटे आप ट्राई कीजिएगा। अ गवर्नमेंट इज फेस्ड विद राइजिंग इन्फ्लेशन, इट विशेस टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर while avoiding a rise in unemployment. इन्फ्लेशन, महंगाई भी कम करना चाह रहे हैं लेकिन साथ चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी ना बढ़े। तो जरा तसल्ली से सोचें, इस तरह का क्वेश्चन हमने कल परसों एक पेपर में किया था। शाहुद बता दें क्लास में। बी एज इन बॉल, या इंक्रीज इन लॉज टू प्रमोट कंपटीशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सप्लाई साइड पॉलिसी को चूज कीजिएगा। डिमांड साइड अनएम्प्लॉयमेंट करेंगी ही करेंगी। जैसे इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस, अगर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए उससे तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी तो आएगी, रियल जीडीपी गिरेगा। सी इंक्रीज इन बजट सरप्लस, टैक्सेस ज्यादा ले रहे हो, स्पेंडिंग कम कर रहे हो, एग्रीगेट डिमांड का पूरा लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, प्राइस लेवल भी कम हुआ लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, हमने वो भी नहीं बढ़वानी। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट्स, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हुई, एक्स माइनस एम गिरने की वजह से, ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। बी प्रमोट कंपटीशन, सप्लाई साइड एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगी, प्राइस लेवल भी कम और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वेल डन शाहुद। नंबर 5, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी? शहरियार खान, शाबाश, गलत नहीं करना मेरा बेटा, इजी क्वेश्चन है। एक्सपेंशनरी फिस्कल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन सेंट्रल बैंक जब अपने बॉन्ड्स, ये सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनको देना नहीं चाहिए वैसे A1 में, लेकिन दे देते हैं। खरीदता है तो पैसा आवाम के पास आता है, मनी सप्लाई बढ़ती है, ये तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। शाबाश, वेरी गुड। बाकी क्यों नहीं है? बी सेंट्रल बैंक कॉजिंग एन एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम गिरा। सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑन क्रेडिट लेंडिंग, लेंड कम कर रहे हैं उससे भी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंग मिनिमम लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। किससे मेरी बात नहीं हुई? अच्छे तो काफी सारे आए थे, मुझे याद नहीं आ रहे। चले, आप कौन है? मुजफ्फर, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी? बड़ा तेज आसान क्वेश्चन लेके कहते हैं मुझे नहीं पूछा, शाबाश करो।
Supply side policy means expansionary supply side. बाकी वैसे ही साफ साफ पता लगता है. D as in David, a subsidy to businesses to promote supply of training courses. साफ साफ supply side policy. Well done मुजफ्फर. हाजिर खालिद ये देखिएगा, मुझे एकदम से लगा के बच्चे याद आए. ग्राफ बना हुआ है, अभी स्क्रीन क्लियर होती है तो देखें. एन इकोनॉमी इज करंटली इन द पोजीशन PY, इक्विलिब्रियम. प्राइस और क्वांटिटी उसने रियल जीडीपी बता दिया. Which short run effect is government spending on education likely to have on unemployment and inflation? शॉर्ट रन में जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? सोचें कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट पे और इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा. टेक योर टाइम. आजिक आप क्लास में हैं या वेटिंग? टेक योर टाइम. इन्फ्लेशन बढ़ेगी और रियल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी. सो ऑप्शन बॉब, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, प्राइस लेवल बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ गई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी, शॉर्ट रन का इफेक्ट पूछ रहा था, सिंपल सा. एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? Awesome. Let's move on to the next question. This one goes to Manha ने अभी तक सब सही दिए हैं तो I'm not disturbing her. Shahriyar Khan, would you be my favorite boy and answer it correctly? Diagram shows 80 AS curves for an economy. AS curve आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है. तसल्ली से देखो, एग्रीगेट सप्लाई रिवेंटस का कोई फैक्टर सोचो क्या हुआ होगा. बहुत आसान है. सी, इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी थ्रू ट्रेनिंग. डेप्रिसिएशन, हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से इंपोर्ट्स महंगी होने से एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, एग्रीगेट डिमांड राइट पे. सी, इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी ठीक है. इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, उससे एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती. रेजिंग सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उससे भी एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे. सी इज करेक्ट. शाबाश शरियार. व्हाट वुड बी इंक्रीज्ड बाय एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? एनीवन? फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी का बजट डेफिसिट. शाबाश. ए. किसी को कंफ्यूजन? ओ ओ ओ, एक मिनट. बजट डेफिसिट, मनी सप्लाई उसमें आती है मॉनेटरी में, सॉरी. ए ही करेक्ट है, बिल्कुल सही है. एक्सचेंज रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी की थी, मनी सप्लाई भी मॉनेटरी पॉलिसी की थी. इंक्रीज वैसे भी लिख रहे हैं तो मनी सप्लाई वाला ठीक बन रहा था, लेकिन वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है. रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. बजट डेफिसिट मींस टैक्सेस कम, स्पेंडिंग ज्यादा. गवर्नमेंट ने अपने बजट को डेफिसिट किया जानबूझ के इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए. आई थिंक योर यूनिट 2 हैज बिगन. थोड़ा सा करके बस इसको खत्म करेंगे. हाँ, गुड क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एक चीट के थ्रू, चीट नहीं, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू ठीक हो जाएंगे. अक्सर वो थ्रो ऑफ करने के लिए कंजम्पशन या कोई और इंजेक्शन बीच में दे देता है, इग्नोर करें उसको. टेबल शोज द फिगर फॉर कंजम्पशन. कैपिटल फॉर्मेशन मींस कैपिटल के ऊपर हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना कैपिटल बना रहे हैं. और डेप्रीसिएशन यानी हमारा कैपिटल ओवर टाइम कितना अपनी वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी परफॉर्मेंस लूज हो रही है, उसकी लाइफ लूज हो रही है. Assuming that the state of technology remains unchanged, which economy is most likely to experience economic growth? Consumption को बिल्कुल माइंड से निकाल दें, कंपेयर करें कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट कितनी है और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करें. हाँ, जिसमें पॉजिटिव फिगर आएगा 20 - 10, ए करेक्ट ऑप्शन है. दूसरे में जितनी कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट थी उतनी डेप्रिसिएशन है, कोई ग्रोथ नहीं आएगी. सी और डी में कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ी है और डेप्रिसिएशन ज्यादा, इकोनॉमी नेगेटिवली ग्रो करेगी. यस मेरा बेटा. कंजम्पशन मेरा बेटा आपकी एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करता है, ठीक है ना, लेकिन हमें बाकी का तो पता ही नहीं है ना, बाकी क्या कर रहे हैं. तो वी कैन नेवर बी श्योर के
गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे क्या असर है, एक्स माइनस एम। हाँ, अलबत्ता ये बात क्लियर है कि अगर हम कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू डेप्रिसिएशन तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। समझ आ गई बात? या नंबर 2, फासिया देखो, रियल आउटपुट इन इकोनॉमी ग्रोज बाय 1.5%, बट एट द सेम टाइम द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। आमतौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? तसल्ली से देखिएगा, डोंट चूज जस्ट अ रैंडम ऑप्शन, लॉजिक से सोचना। बिल्कुल इन दोनों में से एक है। लॉजिकली आप बिल्कुल पास पहुंच गए हो। B, shabash. Ball. Actual output has grown more slowly than potential output. Actual output means movement towards PPC. Potential output means shift of PPC. PPC जब बाहर शिफ्ट होता है वक्ती तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, हम उस तक अभी नए पीपीसी तक पहुंचे नहीं है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल तक। तो एक्चुअल आउटपुट अगर तेजी से बढ़ रही है, यानी मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी तेज है कंपेयर टू शिफ्ट आउटवर्ड ऑफ पीपीसी पोटेंशियल आउटपुट, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रो भी हो रही होगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होगी। ठीक है, मोर स्लोली बढ़ रही है हमारी एक्चुअल आउटपुट। मैं ड्रॉ करके दिखा दूं या सबको क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू। जी जी जी। वो 5 क्वेश्चंस करने थे, तो ये अब बस याद रखिए कि हमने 2 क्वेश्चन किए थे यूनिट 2 मैक्रो के, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ और अपना पेपर वो खोल रहा हूँ। आई होप कि मैंने कहीं रखा हुआ हो यहाँ सामने सामने ही, एंड वी कैन डू द लास्ट 5 क्वेश्चंस। मार्च 23 का पेपर था। डिड आई प्लेस इट, डिड आई प्लेस इट? यस, P2 मार्च 23। और ये ओपन कर लिया हमने। जी मेरे बच्चों, 5 क्वेश्चन। ओ, ये तो P2 निकाल दिया मैंने, ठहरे। P1 P1 P1। नहीं, P1 मैंने यहाँ पे खोल के रखा है। P2 मार्च, हाँ ठीक है, ठहरे। इसको आपके किसी ग्रुप से निकालते हैं, एग्जाम प्रेप ग्रुप से, CMS में से। ये अच्छा, मैंने इसकी आप लोगों को, ये 32 है सॉरी, किसी और ग्रुप से निकालते हैं। मैंने इसकी आप लोगों को वो भी नहीं भेजी, क्या उसका नाम है, वीडियो, नहीं, मार्क स्कीम और पेपर। अच्छा, कई ग्रुप से मैंने नहीं भेजा। नहीं, हाँ भेज दो, क्योंकि इस वक्त मुझे यहाँ से निकालना मुश्किल हो रहा है। जी भेज दे प्लीज। थैंक यू मुजफ्फर। आ गया आ गया। राइट जी, तो इसको जल्दी से आखिरी 5 क्वेश्चंस करते हैं। राइट, 25 तक हमने कर लिया था क्लियरली। यस, 26 जी। Under which current conditions will supply side policy measures be most likely to achieve a country's macroeconomic goals? अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होना चाहिए, प्राइस लेवल क्या होना चाहिए? सोचें, एग्रीगेट सप्लाई कर्व बाहर शिफ्ट हो रहा है, कब ये हमारे लिए ज़्यादा ज़्यादा एम्स हासिल करेगा? वैसे ये सारे एम्स हासिल करता है, लेकिन कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है? एनीवन जी, ओपन ग्राउंड। बी फॉर बॉल, शाबाश। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होगा
तो उसको हम कम कर सकेंगे सप्लाई साइड इम्प्रूव करके, और इन्फ्लेशन लेवल कम होगा, ज़्यादा होगा तो उसको कंट्रोल कर सकेंगे, तो सारे एम्स हासिल होना शुरू हो जाएंगे। सॉरी, क्या बोल रहे थे मुजफ्फर? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी है जी, बी एज इन बॉल। प्राइस लेवल ज़्यादा होगा तो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे ना, सप्लाई साइड बढ़ा के कॉस्ट पुश वगैरह कम करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो उसको कम करने में कामयाब होंगे, वरना तो गोल हासिल नहीं होंगे ना। वाई माइट अ गवर्नमेंट प्रेफर टू यूज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? क्यों हम फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखते हैं? इसमें दो करेक्ट ऑप्शन भी नजर आ रही हैं, आप लोग जरा तसल्ली से देखिएगा ज्यादा करेक्ट कौन सी है, बल्कि एक बहुत करेक्ट है, एक क्वेश्चनेबल है। तो लेट्स से एनीवन टेक योर शॉट ऑन इट। नो, फ्लोटिंग में तो बेटे इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मुसलसल एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर रही। सॉरी, कौन बोल रहा है बेटे? सही बोल रहे थे, डेविड नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपको याद करवाना पड़ेगा। जब डिमांड एंड सप्लाई थ्रू एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट सेट करती है, इसके फायदे क्या हैं? नंबर वन, गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स यूज नहीं कर रही, तो एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर नहीं है कि वो डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। नंबर टू, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को यूज नहीं कर रही टू मैनेज एक्सचेंज रेट, हॉट मनी वगैरह को अट्रैक्ट करवाने के लिए, तो उनकी पॉलिसी बाकी एम्स हासिल करने के लिए फ्री हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी का टूल इंटरेस्ट रेट, राइट। इसके अलावा ये खुद ही ऑटोमेटिकली सही करता रहता है अपने आप को, यानी डेफिसिट हुआ करंट अकाउंट, एक्सचेंज रेट नीचे गया, उसकी वजह से एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, खुद ही सरप्लस, फिर सरप्लस हुआ, एक्सचेंज रेट ऊपर गया, खुद ही डेफिसिट, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है इसमें। नुकसान क्या है? बहुत इंस्टेबिलिटी आती है, मुसलसल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, सबको डिस्करेज हो रहे होते हैं, वो ट्रेड नहीं करना चाहते उस करेंसी में जिसका कोई वाली वारिस नहीं, और वो खुद ही, जैसे आजकल हमारी है, खुद ही नीचे ऊपर हो रही है, तो वो उससे दूर रहते हैं। स्पेकुलेटर्स बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं ऐसी करेंसीज का। ठीक है। फ्यूचर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब मुझे बताएं जी, कौन सी सही ऑप्शन है इस रिवीजन के बाद? दो ऑप्शंस करीब करीब सही है, लेकिन एक बहुत ज्यादा सही है। I've literally given you the answer. तीन फायदे, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर। बॉल ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें वो कह रहा है बिल्डअप रिजर्व्स, बिल्डअप कैसे होंगे? यस, वो यूज नहीं करेंगे, डिप्लीट नहीं होंगे, बिल्डअप नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन ठीक है। अलाउज द गवर्नमेंट मोर इंडिपेंडेंस इन पॉलिसी मेकिंग, इंटरेस्ट रेट को आप एक्सचेंज रेट को मैनेज करने में यूज नहीं कर रहे। समझ आ गया मेरा बेटा? फ्री मार्केट की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, फ्यूचर कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। जी, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, कैसी बात कर रहे हो बेटे? एक्सचेंज रेट खुद ही सेट हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट यूज करती थी तो एक्सचेंज रेट को ऊपर या नीचे करने के लिए, तो उनका वो टूल फ्री हो गया, तो बाकी कामों के लिए, बाकी एम्स के लिए वो इंडिपेंडेंट हो गए। समझ आ गई बात? एक्सचेंज रेट को मैनेज नहीं कर रहे तो बाकी एम्स में फोकस कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज यानी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल इंटरेस्ट रेट अब फ्री हो गया, ये वो कह रहा है। डी, डी या बी, किसकी बात कर रहे हो? किसकी डी? डेविड, बेटे वो तो मैंने अभी बताया कि जैसे पाकिस्तान की करेंसी आजकल हुई है अप डाउन अप डाउन, क्या फ्यूचर कॉन्फिडेंस रह गया हमारा? कॉस्ट में, प्राइसेस में, प्रोजेक्ट्स लोगों ने छोड़ दिए। ठीक है। प्राइसेस अनस्टेबल हो रही हैं मुसलसल आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की, तो सर्टेनिटी कैसे मिलेगी उसमें? राइट। ये मैंने बड़ा इसके आपके नोट्स दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स बताए हुए हैं, जरा एक बार नोट्स पढ़े बच्चों। मैं एक बार फिर रिमाइंड करवाता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, देयर इज नो प्रेशर ऑन गवर्नमेंट रिजर्व्स। असल में इन्होंने A2 में डाल दिया ये इसका डिवैल्यूएशन वगैरह, तो इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, आई अंडरस्टैंड, और फिर भी ये क्वेश्चन इस तरह का दे देते हैं। चले, प्रेशर नहीं पड़ता गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, वो डिप्लीट नहीं होते।
गवर्नमेंट क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूज नहीं कर रही हॉट मनी को ट्रैक करने के लिए इस तरह क्या, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल उनके हाथ में है, वो इंडिपेंडेंट हो गए बाकी एम्स हासिल करने के लिए। दूसरा फायदा। तीसरा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, यानी अगर एक्सचेंज रेट नीचे जाता है वो करंट अकाउंट के डेफिसिट को खुद ही ठीक करेगा। डेफिसिट से सरप्लस में, वो एक्सचेंज रेट ऊपर जाने की वजह से वो खुद ही वापस डेफिसिट में, तो करंट अकाउंट का ट्रेड बैलेंस खुद ही ठीक होता रहता है। नुकसान क्या है? इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। लोग ऐसी करेंसीज में डील नहीं करना चाहते, अपनी स्टेबल डॉलर को रुपी में कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे, जिसका कोई पता नहीं कब नीचे जाए कब ऊपर जाए। फ्यूचर कॉन्फिडेंस फर्म्स का लूज हो जाता है क्योंकि मुसलसल प्राइसेस चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस, फ्यूचर कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, कॉस्ट एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाता है। अब समझ आई बच्चों? दो ही सही ऑप्शंस थी, ए और बी। ए ज्यादा सही थी क्योंकि डिप्लीट नहीं होते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बढ़ते नहीं है। किसी को समझ ना आई तो भी मैं और बता दूं, समझा दूं कैसे गवर्नमेंट यूज करती है इनको। एनीवन एनीवन? आसान क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू राइज एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ एक्सपेंशनरी? देख लो, देख लो, हमारी प्रॉब्लम्स तो निराली हैं। इसलिए फ्री फ्लोट पे गए थे कि जो बाकी के रिजर्व्स हैं उनको बचा सकें, लेकिन वी हैव सो मच डेट टू पे कि रिजर्व्स तो हमारे बच ही नहीं सकते। एंड वी आर वेरी इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, कुछ भी नहीं बनाते ना मेरा बेटा, तो हम इम्पोर्ट्स पे बहुत पैसा जाता है और एक्सचेंज रेट नीचे जाने से और गड़बड़ हो रही है, राइट? चलें जी। व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू राइज एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? कोई बच्चा कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बजट सरप्लस या एग्रीगेट? कौन सा कर रहे हो, बॉल? हाँ, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, बजट सरप्लस नहीं होगा, डेफिसिट में चला जाएगा क्योंकि आप स्पेंडिंग ज्यादा करोगे और जो अपना है टैक्सेस कम लोगे। गुड, डेफिसिट होएगा। नंबर 29, इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने देखा था टॉपिकल में। टेबल शोज जीडीपी इंडिसेस फॉर अ कंट्री फॉर ओवर अ 3 ईयर पीरियड। रियल जीडीपी देखो, जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके इन्फ्लेशन निकाल के हुआ है। मनी जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन शामिल है, दोनों दिए हुए हैं। Inflation and economic growth are two macroeconomic policy objectives. Which row gives a correct assessment of country's achievement of these two objectives over the period? तसल्ली, जरा तसल्ली से सोच समझ के देखिएगा। मनी जीडीपी बढ़ रहा है, मुझे बताएं इन्फ्लेशन, अरे सॉरी, रियल जीडीपी बढ़ रहा है ना, गलत पूछा हूं। मनी जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। मनी जीडीपी मींस करंट ईयर प्राइसेस पे जो हमने चीजें बनाई हैं उनकी वैल्यू। मुसलसल मनी जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव या राइजिंग, ठीक है। अब जी, रियल जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन स्लो स्पीड से बढ़ रहा है, ये देखो, या तेजी से बढ़ रहा है। 100 से 105 पे गया और 105 से 106 पे गया, तो उसका रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइनिंग, ऑप्शन सी। नेगेटिव तब होता जब 105 से 103 पे आता। बढ़ रहा है लेकिन एट अ डिक्लाइनिंग रेट। सबको समझ आ गया बेटा? ये जरा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, नए पार्ट ऑफ सिलेबस है, A2 टाइप क्वेश्चंस हैं, समझ आ रहा है सबको? एक्सीलेंट। जी जी जी, जरूर, शाबाश। नहीं, नेगेटिव पिछले साल से नीचे होना, तो हम नेगेटिव में आए थे। जैसे पाकिस्तान का लास्ट ईयर जीडीपी 6.1% बढ़ा था, इस साल 0.3%, 0.3% है। अभी भी पॉजिटिव रेट है लेकिन बहुत डिक्लाइनिंग। नेगेटिव तब होता जब पिछले साल से गिर जाता। 105 पे रियल जीडीपी था, वो नीचे होके 103 पे आ गया, ठीक है। इंडिसेस दिए हुए हैं ना, लेवल दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ, समझ रहे हो? इंडिसेस जैसे प्राइस लेवल होता है। इसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करने का पूरी फॉर्मूला है, रियल जीडीपी 2 माइनस रियल जीडीपी 1 इंटू 100। पहले साल 5%, दूसरे साल सिर्फ एक बढ़ा है, 1 और 105 इंटू 100 को 0 पॉइंट समथिंग, ये ग्रोथ रेट है। समझ आ गया? ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट रेजेस इंटरेस्ट रेट्स टू इंप्रूव द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।
इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे ताकि हमारा करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करे। क्यों इंप्रूव करेगा बाय द वे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से? हाँ, ताकि हम इंपोर्ट्स कम कर सकें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ने की वजह से। व्हाट माइट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी? आपने लोन इंटरेस्ट पे लेना है कि प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक ग्रोथ फॉल होना ए तो हेल्प्स यू, आप इंपोर्ट कम करते हैं। कंज्यूमर पेसिमिज्म है, फ्यूचर के बारे में वो अनश्योर है, तब भी इंपोर्ट्स कम। इंक्रीज डोमेस्टिक सेविंग, तब भी विड्रॉल ज़्यादा, इंपोर्ट्स कम। प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। क्यों ने ऐसा होगा कि इंटरेस्ट रेट हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वो महंगी हुई, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट खराब हो गया। So well done, guys. That's about it. I think we should जिसमें रिकॉर्डिंग अपनी करके सेव आज की क्लास